नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रीडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं मलकीत सिंह विश्व भूगोल मैपिंग श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करने जा रहा हूं यूरोप महाद्वीप की आउटलाइन, जिसके अंतर्गत हम यूरोप महाद्वीप के द्वीप, प्रायद्वीप, सागर, खाड़ियों एवं जलसंधियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूरोप महाद्वीप। दोस्तों, कोई भी महाद्वीप जब हम पढ़ते हैं, उस महाद्वीप के चारों ओर सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो महाद्वीप है उसके चारों ओर की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो उसकी बाउंड्री की जब हम स्टडी करेंगे तो बाउंड्री में कुछ आपको दोस्तों महासागर मिलते हैं, और उन्हीं महासागरों के छोटे भाग जो तटों को स्पर्श करते हैं वो है सागर, और उसी सागरों के साथ कुछ हमें खाड़ियाँ मिलती हैं, और उन्हीं सागरीय भागों में कुछ द्वीप हैं और कुछ स्थल खंडों के प्रायद्वीपीय भाग हैं, उनको भी हम साथ में देखेंगे। और उसी के साथ हम पढ़ेंगे कुछ जलसंधियों के बारे में। तो ये जो 4-5 टॉपिक हैं आपके, जो आप समानता अलग अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं, जहां पर आप द्वीपों को अलग पढ़ते हैं, प्रायद्वीप अलग पढ़ते हैं, सागर, खाड़ियों, जलसंधियों को अलग अलग पढ़ा जाता है। आज हम इन सारी चीजों को एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक की बात करेंगे जिसको कहा जाएगा आउटलाइन। तो आउटलाइन का मतलब होगा यूरोप महाद्वीप के चारों ओर की स्थितियों के बारे में समझना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूरोप महाद्वीप की आउटलाइन। तो देखिए दोस्तों, तो यूरोप महाद्वीप की आउटलाइन का मतलब क्या है। जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से हम कौन कौन से सागरी भाग हैं उसको कवर करेंगे, और इसके चारों ओर इस तरीके से पूरे जलीय भाग को देखते हुए हम कवर करेंगे। कौन कौन से इसमें खाड़ी, द्वीप, सागर, जलसंधियां हैं, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। तो इस पूरी बाउंड्री के बारे में हमें देखना है। तो यहाँ से लेकर पूरी बाउंड्री जो दी हुई है, इस पूरी बाउंड्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो यहाँ तक की पूरी स्थिति के बारे में हम पढ़ाएंगे। जब यहाँ पर आप देखोगे, जैसे यहाँ पर एक द्वीप दिया हुआ है आइसलैंड, आयरलैंड दिया हुआ है, यूके दिया हुआ है, और भी कोर्सिका, सार्डिनिया, छोटे छोटे कई द्वीप आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो उन सारे द्वीपों के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। दूसरी चीज, इसके अंदर जब आप पढ़ते जाओगे तो कुछ आपको यहाँ पर प्रायद्वीप भी मिलेंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको प्रायद्वीपों के बारे में पढ़ाया था, उन प्रायद्वीपों को भी पढ़ेंगे। कुछ सागर मिलेंगे, जैसे यहाँ पर बाल्टिक सागर दिया हुआ है, उत्तरी सागर दिया हुआ है, भूमध्य सागर दिया हुआ है। तो इन सागरों के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ खाड़ियाँ भी दी होती हैं, जैसे यहाँ पर बोथनिया की खाड़ी दी हुई है, यहाँ पर बिस्के की खाड़ी दी हुई है। तो इन खाड़ियों के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो है जलसंधि। जलसंधि का मतलब है कि जब भी आपको यहाँ पर दो सागरीय क्षेत्र मिलेंगे, जैसे यहाँ पर उत्तरी सागर दिया हुआ है और इस तरफ अटलांटिक महासागर दिया है यहाँ पर, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ इंग्लिश चैनल दिया हुआ है, तो इसके बीच में दोस्तों एक जलसंधि मिलेगी। तो जब दो जलीय भाग मिलते हैं तो इन दो जलीय भागों को जोड़ने का काम करती है जलसंधि। तो ये 5 टॉपिक दोस्तों आपके एक साथ चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो याद रखना, तो सबसे पहले मैं आपको जो जो पॉइंट दिखाता जा रहा हूं, आप ऑक्सफोर्ड एटलस को साथ में रखें। उस एटलस के अंदर आप सारे पॉइंटों को देखते जाएं, और उसके बाद में सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने के बाद, समझाने के बाद आपको किस तरीके से इसका नोट्स बनाना है वो चीज़ें भी मैं आपको लास्ट में करा दूंगा। तो पहली कोशिश करना है कि आप सारी चीज़ों को समझें, एटलस में देखें, जो पॉइंट मैं बना रहा हूँ वो आपको एटलस में मिल जाए, और उसके बाद हम चीज़ों को लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूरोप महाद्वीप की आउटलाइन के बारे में। इस आउटलाइन में आपको यहां से स्टार्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस जगह से हम स्टार्ट करेंगे अटलांटिक महासागर के भाग से। तो अटलांटिक महासागर में सबसे पहले आपको एक पॉइंट देखना होगा, एटलस में देखेंगे एक पॉइंट आपको मिलेगा आइसलैंड। इस आइसलैंड की दोस्तों राजधानी का नाम है रिकजाविक। अब आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो सिर्फ आपको आइसलैंड देखना है। आइसलैंड की जब आप पोजीशन को 2-4 बार देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि आइसलैंड कहाँ पर है, यूरोप महाद्वीप में है, आइसलैंड कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या याद रखेंगे, आइसलैंड। आइसलैंड के बाद आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक पूरा सागर मिलेगा, जिसको दोस्तों कहा जाता है नॉर्वेजियन सागर। इसी नॉर्वेजियन सागर में एक फेरो द्वीप दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे मिल जाएगा, यहाँ पर एटलस में भी आपको हुबहू मिल जाएगा फेरो
द्वीप। अब ये फैरो द्वीप दोस्तों स्वतंत्र नहीं है, इस फैरो द्वीप पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। अब क्वेश्चन कैसे आता है, फैरो द्वीप कहां पर है? यूरोप में है। फैरो द्वीप किस महासागर में है? अटलांटिक आर्कटिक महासागर में। फैरो द्वीप किस सागर में है? नॉर्वेजियन सागर में है। फैरो द्वीप पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। आपको इतनी चीजें नहीं रटना, आपको सिर्फ क्या करना है, फैरो द्वीप के बारे में पोजीशन को याद रखना है कि फैरो द्वीप की दोस्तों पोजीशन कहां पर है। तो पहला चीज हो गई आइसलैंड, आइसलैंड के बाद नॉर्वेजियन सी, और नॉर्वेजियन सी में याद रखेंगे फैरो द्वीप के बारे में। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जब हमने कल की क्लास में भी देखा था, तो एक दिया हुआ है यहां पर नॉर्वे और एक यहां पर देश दिया हुआ है स्वीडन। तो नॉर्वे और स्वीडन की बात करें यहां पर, तो नॉर्वे और स्वीडन दोनों ही यहां पर क्या है? प्रायद्वीपीय देश हैं। ठीक है, तो दोनों के क्या हो गए? प्रायद्वीपीय देश। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो, और स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम। इससे पहले क्लास में मैं सारी राजधानियों को बता चुका हूं, फिर दोबारा से देख सकते हैं। तो नॉर्वे की राजधानी यहां पर दी हुई है ओस्लो, और स्वीडन की राजधानी का नाम क्या दोस्तों? स्टॉकहोम। तो ये दोनों ही क्या है? एक प्रायद्वीप है। किस प्रायद्वीप पर स्थित है? इसको कहा जाता है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। क्लियर हो गया? तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कौन से देश आएंगे? नॉर्वे और स्वीडन। इसके बाद हम बात करें तो यहां पर इसी नॉर्वे और स्वीडन के नीचे यहां पर एक दोस्तों देश मिलता है। यहां पर ये वाले भाग को अगर आप देखोगे तो इस वाले भाग में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक पूरा पेनिनसुला दिया हुआ है इस जगह पर। इस पेनिनसुला को कहा जाता है जेटलैंड पेनिनसुला। तो जेटलैंड पेनिनसुला की बात की जाए तो जेटलैंड पेनिनसुला में दोस्तों एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। तो अब आपको समझना क्या है, तो हमने 4 देश देख लिए। पहला देश क्या हो गया? आइसलैंड। दूसरा देश हमने क्या पढ़ा? नॉर्वे। तीसरा देश हमने पढ़ा स्वीडन, और चौथा देश हो गया हमारे पास डेनमार्क। तो इन 4 देशों की बात करें तो इन चारों देशों के ग्रुप को कहा जाता है दोस्तों स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन देश। तो आपसे जब भी पूछा जाता है कि स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं, तो हम आंसर देंगे 4 देशों को स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। कौन कौन से? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। तो चारों देशों को क्या कहेंगे? स्कैंडिनेवियन देश। अभी सिर्फ समझते जाओ चीजों को, लिखा दूंगा मैं लास्ट में। स्कैंडिनेवियन देश में कितने देश आएंगे? 4 देश, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। इसके बाद हम बात करें तो नॉर्वे स्वीडन के बाद यहां पर दोस्तों एक देश दिया हुआ है फिनलैंड, और फिनलैंड की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? हेलेंसिकी। तो अब आपने कितने देश पढ़ लिए दोस्तों? 5 देश, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड। तो जब हम 4 देशों की बात करते हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, तो 4 देशों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियन कंट्री। अगर इन स्कैंडिनेवियन कंट्री के ग्रुप में, मतलब अगर मैं ये कहूं कि जो स्कैंडिनेवियन है, इस स्कैंडिनेवियन कंट्री के साथ अगर हम फिनलैंड को भी ऐड कर दें, मतलब 4 देश आपके ये हो गए और एक देश आपका ये होता है, मतलब टोटल 4 देशों का समूह है स्कैंडिनेवियन, और 4 में अगर फिनलैंड को ऐड कर दें तो 5 देशों के ग्रुप को कहा जाता है फिनो स्कैंडिनेवियन। क्लियर हो गया? तो 5 देशों का समूह क्या कहलाएगा? फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री। इसके बाद अगर हम आगे की चीजों को बात करें तो फिनो स्कैंडिनेवियन के बाद आपने आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड तक देखा। यहां पर आप देखोगे जो स्वीडन और फिनलैंड दिया हुआ है, तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में दोस्तों एक खाड़ी दी हुई है जिसको कहा जाता है भूतिया की खाड़ी या बोथिया की खाड़ी। तो बोथिया की खाड़ी कहां पर है? तो हम कहेंगे स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। क्लियर? फिनलैंड में स्पेशल बात करें तो फिनलैंड के अंदर दोस्तों याद रखना, इसको 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है। तो 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिनलैंड के नीचे आप उतरेंगे, एक देश मिलेगा एस्टोनिया। तो फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में यहां पर फिनलैंड है, और फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच का जो क्षेत्र है, यहां पर दोस्तों एक खाड़ी दी हुई है। तो फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच की बात करें तो यहां पर जो खाड़ी दी है इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ फिनलैंड।
तो यहां पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, फिनलैंड की खाड़ी। तो आपको पोजीशन याद रखना है कि फिनलैंड की खाड़ी कहां है, हम कहेंगे फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में स्थित है। एस्टोनिया के बाद नीचे जाएंगे, एक देश दिया हुआ है दोस्तों लाटविया। तो लाटविया की बात करें तो एस्टोनिया और लाटविया के बीच में दोस्तों यहां पर खाड़ी दी हुई है, इस खाड़ी को कहा जाता है रीगा की खाड़ी। तो क्या याद रखना है, तो गल्फ ऑफ बोथनिया किसके बीच में, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। फिनलैंड की खाड़ी किसके बीच में, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में। और रीगा की खाड़ी किसके बीच में, एस्टोनिया और लाटविया के बीच में। लाटविया से नीचे जाएंगे दोस्तों, एक देश दिया हुआ यहां पर लिथुआनिया। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहां पर आपको 3 देश मिलते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट हो गया आपका एस्टोनिया, दूसरा देश हो गया आपका लाटविया और तीसरे देश का नाम क्या है, लिथुआनिया। इन तीनों देशों को बात करें तो एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, तीनों की राजधानी भी याद रखना है। एस्टोनिया की राजधानी का नाम है तल्लिन और लाटविया की राजधानी को कहा जाता है रीगा, ये पॉइंट दिए हुए रेड आपको यहां पर मिल जाएगा। और लिथुआनिया की राजधानी का नाम क्या दोस्तों, विल्नियस। इन तीनों देशों की बात करें तो तीनों देशों की ही सीमा बाल्टिक सागर को स्पर्श करती हैं। इसलिए क्वेश्चन आता है कि किन देशों को बाल्टिक कंट्री या बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है। तो जब भी बाल्टिक देश पूछा जाए तो आप नाम क्या लेंगे, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। तो तीनों देश क्या कहलाएंगे दोस्तों, बाल्टिक देश के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे जाएं तो इसी लिथुआनिया के नीचे एक देश दिया हुआ है पोलैंड, जो बाल्टिक सागर को स्पर्श करता है, लेकिन बाल्टिक देश में नहीं आएगा। बाल्टिक देश में एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया आएंगे। पोलैंड बाल्टिक सागर को स्पर्श करता है, जर्मनी भी बाल्टिक सागर को स्पर्श करता है, इधर से स्वीडन भी बाल्टिक सागर को स्पर्श करता है। लेकिन जब बाल्टिक देशों की बात आएगी तो देशों में सिर्फ 3 देश आएंगे, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। अब बात करें यहां पर, तो यहां पर दोस्तों जो देश दिया हुआ है इसको क्या कहा जाता है, लिथुआनिया। और लिथुआनिया के नीचे जो देश दिया है ये क्या है, पोलैंड। तो लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में दोस्तों एक छोटा सा क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा देश क्षेत्र है जिसको कहा जाता है कलिनिनग्रैड। तो कलिनिनग्रैड की बात करें तो दोस्तों ये रशिया का भाग है। रशिया यहाँ पर नहीं है, रशिया आपका एशिया और यूरोप महाद्वीप के पूरब में स्थित है। रशिया का मेन भाग है एशिया का। तो रशिया का यहाँ पर जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कलिनिनग्रैड। हिंदी में लिखना हो तो क्या कहेंगे, कलिनिनग्रैड। तो कलिनिनग्रैड कहां पर स्थित है, हम कहेंगे लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में स्थित है। किस देश का भाग है ये, रशिया का भाग है। क्लियर। इसके बाद हम बात करें, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पोलैंड मिल जाएगा। और पोलैंड की राजधानी का नाम क्या दोस्तों, वार्सा। इसकी डिटेल स्टडी आपकी पोलैंड में बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हम आउटलाइन की स्टडी करते हैं। तो पोलैंड की सीमा भी किसको टच करती है, बाल्टिक सागर को। पोलैंड के बाद बात करें तो यहां पर दोस्तों एक जर्मनी मिलता है। जर्मनी की राजधानी का नाम क्या है, बर्लिन। जो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की सीमा बाल्टिक सागर को भी टच करती है और जर्मनी की सीमा उत्तरी सागर को भी स्पर्श करती है। इसी जर्मनी के ऊपर ही एक देश दिया हुआ है डेनमार्क। और डेनमार्क मैंने अभी आपको बताया था कि एक प्रायद्वीपीय देश है, इस प्रायद्वीप का नाम है जटलैंड। तो जटलैंड में कौन सा देश है, डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या दोस्तों, कोपेनहेगन। इसके बाद हम बात करें यहां पर इसी डेनमार्क में, जो जर्मनी का यहां से डेनमार्क स्टार्ट हो जाएगा, जर्मनी ने यहां पर इस स्थल खंड को काटकर दोस्तों एक नहर का निर्माण किया है जिसको कहा जाता है कील नहर। तो जब भी दोस्तों आपसे पूछा जाए कील नहर कहाँ है, आंसर देंगे हम जर्मनी में। कील नहर किन क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है, तो हम कहेंगे बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करती है। इसी कील नहर की बात करें तो इसी कील नहर के इस तरफ बात करें तो एक बंदरगाह है जिसको कहा जाता है कील बंदरगाह। और इसी के इस साइड जो बंदरगाह दिया हुआ है ये अंदर दिया हुआ है, लेकिन ये इस तट पर है जिसको कहा जाता है हम्बर्ग बंदरगाह। तो इसी नहर पर, मतलब हम कह सकते हैं कि कील नहर के बाल्टिक सागर के तट पर कील बंदरगाह स्थित है और उत्तरी सागर के तट पर हम्बर्ग बंदरगाह स्थित है।
कील की बात करें तो दोस्तों कील यहाँ पर एक बंदरगाह भी है, और कील दोस्तों यहाँ पर डेयरी फार्म के लिए या डेयरी उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है। हम्बर्ग की बात करें तो दोस्तों हम्बर्ग यहाँ पर एक बंदरगाह भी है और यह जलयान उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोनों ये औद्योगिक शहर याद रखेंगे। जर्मनी के बाद बात करें तो दोस्तों यहां पर आपको 3 देशों का ग्रुप मिलता है। इन 3 देशों के अंदर कौन कौन से देश मिलते हैं, 1 मिनट। तो यहां पर दोस्तों जो 3 देशों का ग्रुप है उसमें पहला देश मिलता है नीदरलैंड, दूसरा देश है बेल्जियम और तीसरा देश है यहां पर लग्जमबर्ग। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड की राजधानी का नाम है एम्स्टर्डम, बेल्जियम की राजधानी का नाम दिया है दोस्तों ब्रुसेल्स, और लग्जमबर्ग की राजधानी का नाम क्या है, लग्जमबर्ग। तीनों देशों की राजधानियां देखने के बाद मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि नीदरलैंड की सीमा भी सागर को टच करती है और लग्जमबर्ग की सीमा भी सागर को टच करती है। तो ये दोनों तटीय देश होंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर जब हम लग्जमबर्ग की बात करें तो लग्जमबर्ग यहां पर क्या हो जाएगा, एक स्थल अवरुद्ध देश होगा। इसके बाद बात करें तो तीनों देशों की बात करें, नीदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग, ये तीनों देशों की ऊंचाई समुद्र तल से बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि किसी भी देश की अगर हम ऊंचाई की बात करें या किसी भी स्थल खंड की ऊंचाई की बात की जाती है तो दोस्तों उसको कहां से मापते हैं, हम उसको हमेशा समुद्र के तल से मापते हैं। सी लेवल से उसकी लंबाई ऊंचाई को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो पूरे यूरोप महाद्वीप के अंदर सी लेवल से सबसे कम ऊंचाई में अगर कोई देश है तो वो तीनों देश हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। इसलिए दोस्तों इन तीनों देशों को क्या कहा जाता है, निम्न भूमि देश। तो इन तीनों देशों को क्या कहा जाता है, लो लैंड कंट्री। तो जब भी दोस्तों आपसे पूछा जाए कि लो लैंड कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं तो हम कहेंगे नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग लो लैंड कंट्री में आते हैं, जिसमें लग्जमबर्ग एक स्थल अवरुद्ध देश भी है। इसके बाद बात करें तो यहां पर जब आप आगे जाएंगे तो यहां पर दोस्तों पूरा एक सागर दिया हुआ है जिसको क्या कहा जाता है, उत्तरी सागर। तो उत्तरी सागर की बाउंड्री की बात करें तो उत्तरी सागर की सीमा नॉर्वे को स्पर्श करती है, उत्तरी सागर की सीमा डेनमार्क को छूती है, उत्तरी सागर की सीमा नीदरलैंड को भी टच करती है, जर्मनी को भी टच करती है, बेल्जियम को भी टच करती है और यूके को भी स्पर्श करती है। तो उत्तरी सागर का जितना भी ये तटीय क्षेत्र बनता है, इस तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मछलियों का उत्पादन होता है। इस क्षेत्र को कहा जाता है डॉगर बैंक। जैसे नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमने ग्रांट बैंक पढ़ाया था आपको, तो ग्रांट बैंक विश्व में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन का सबसे फेमस क्षेत्र है। उसी तरीके से डॉगर बैंक भी दोस्तों यहाँ पर मत्स्य उत्पादन का सबसे मेन क्षेत्र माना जाता है। और डॉगर बैंक किस सागर की सीमा को बना हुआ है, तो हम कहेंगे उत्तरी सागर की सीमा से बना हुआ है। जहां जहां इसकी स्थल खंडों को सीमा छूती है उसी को कहा जाता है डॉगर बैंक। इसके बाद जब हम बात करेंगे, आगे चलेंगे तो उत्तरी सागर से दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे हम कहां से स्टार्ट किए थे, तो हमने स्टार्ट किया था आइसलैंड से। तो आइसलैंड से यहां से हम घूमते हुए बोस्निया, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यहां से होते हुए कील नहर से होते हुए हम कहां एंटर कर चुके हैं, उत्तरी सागर में। उत्तरी सागर के बाद दोस्तों हम यहां पर अगर हम चीजों को देखें तो यहां पर क्या दिया हुआ है, उत्तरी सागर दिया हुआ है। और उत्तरी सागर के इस तरफ आएंगे तो यहां पर एक जलीय भाग दिया हुआ है, मतलब यहां से आपका अटलांटिक महासागर स्टार्ट हो जाएगा। तो अटलांटिक महासागर का एक भाग दिया हुआ है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल की अगर बात करें तो इंग्लिश चैनल से दोस्तों 2 फैक्ट आपको हमेशा पूछे जाते हैं जो आप एक जीके के क्वेश्चन होते हैं। एक नाम आपने सुना होगा आरती साहा का नाम, और दोस्तों एक नाम आपने सुना होगा मिहिर सेन। तो आरती साहा और मिहिर सेन की बात करें तो दोस्तों आरती साहा इस इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है, और मिहिर सेन इस इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं। तो ये दोनों फैक्ट आपसे कई बार पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करें, जो हम समझना क्या है उन चीजों को देखें।
तो यहां पर मैंने कहा है कि क्या दिया हुआ है, उत्तरी सागर, और इस तरफ क्या दिया हुआ है, इंग्लिश चैनल। तो मैंने एक चीज आपको पहले भी कई बार समझा चुके हैं, जब दो जलीय भाग आपको मिलते हैं, उन दो जलीय भागों को जोड़ने वाले भाग को कहा जाता है जल संधि। जब भी आपको दो साइडों पर जलीय भाग मिले तो दोस्तों मान लेना कि वहां पर कोई ना कोई जल संधि जरूर दी होगी। तो उसी तरीके से यहां पर उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच में यहां पर दोस्तों आपको एक जल संधि मिल जाएगी, जिसको कहा जाता है डोवर जल संधि। तो डोवर स्ट्रेट या डोवर जल संधि की बात करें, जब भी आपको लिखना हो कि डोवर जल संधि कहां पर है, तो हम कहेंगे उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच में है। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये यूनाइटेड किंगडम, यूके और फ्रांस के बीच में है। मतलब जब भी जल संधि आएगी तो जल संधि दो जलीय भागों को जोड़ने का काम करती है और दोस्तों दो स्थलीय भागों को अलग करने का काम करती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि डोवर जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, यूके को फ्रांस से अलग करती है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो इंग्लिश चैनल के बाद दोस्तों यहां पर आप आगे आएंगे, अब समझे यहां पर, तो इंग्लिश चैनल से यहां पर स्टार्ट हो जाता है आपका अटलांटिक महासागर। तो इंग्लिश चैनल से जब दोस्तों यहां पर आप जैसे यहां पर नॉर्थ सी से चले थे, डोवर जल संधि से होते हुए हम कहां पहुंच गए, इंग्लिश चैनल में, और इंग्लिश चैनल से यहां से होते हुए हम तटीय भाग में आएंगे। तो यहां पर दोस्तों एक खाड़ी मिलती है जिसको कहा जाता है बिस्के की खाड़ी। अब बिस्के की खाड़ी की आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिस्के की खाड़ी कहां पर है, हम कहेंगे अटलांटिक महासागर में। दूसरा हम कह सकते हैं कि ये यूरोप महाद्वीप में, और इसी में आपसे और डीपली जाएगा तो पूछेगा कि किन देशों की सीमा के साथ स्थित है। तो यहां पर इसकी सीमा फ्रांस को टच करती है और यहां पर इसकी सीमा किसको टच करती है, स्पेन को। तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि बिस्के की खाड़ी स्पेन और फ्रांस की सीमा के बीच में स्थित है। इसके बाद हम आगे की बात करें पॉइंट की, तो आगे आपको यहां पर बिस्के की खाड़ी से यहां पर आप जाओगे तो इस रचना को आप देखोगे तो यहां पर पूरा दोस्तों एक प्रायद्वीप बना हुआ है। तो ये पूरा आप स्थल खंड देखोगे तो प्रायद्वीप का मतलब होता है जिसकी सीमा तीन और पानी को स्पर्श करती है और एक और स्थल से ये जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ये स्थल से जुड़ा हुआ है, वो तीनों तरफ इसकी सीमा किसको टच करती है दोस्तों, जलीय भागों को स्पर्श करती है। तो तीन और समुद्र से गिली हुई संरचना को हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। और चारों ओर अगर पानी से घिरी हुई संरचना है तो उसको क्या कहा जाएगा, द्वीप। तो यहां पर हम देखें तो इस प्रायद्वीप को कहा जाता है आइबेरियन प्रायद्वीप। तो दोस्तों इस प्रायद्वीप का नाम क्या है, आइबेरियन प्रायद्वीप। तो आइबेरियन प्रायद्वीप कहां पर है, यूरोप में। आइबेरियन प्रायद्वीप की सीमा किसे टच करती है, बिस्के की खाड़ी को टच करती है, अटलांटिक महासागर को टच करती है और इधर भूमध्य सागर को स्पर्श करती है। इसमें कौन कौन से देश हैं, तो हम कहेंगे एक देश इसमें पुर्तगाल है और दूसरा देश इसमें क्या है, स्पेन है। पुर्तगाल की राजधानी का नाम क्या दोस्तों, लिस्बन, और स्पेन की राजधानी का नाम क्या है, मैड्रिड। तो दोनों ही यहां पर आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित हैं। इसके बाद हम बात करें तो यहां से आप घूमकर इस प्रायद्वीप को देखा, तो यहां से घूमकर जब हम आगे बढ़ेंगे बिस्के की खाड़ी से इस प्रायद्वीप को देखकर, तो यहां से जब हम आगे आएंगे तो हमें देखो आगे नहीं बढ़ना, नीचे नहीं जाना, क्योंकि नीचे अफ्रीका महाद्वीप स्टार्ट हो जाएगा। हमें आउटलाइन के साथ यूरोप महाद्वीप को कनेक्ट करना है। तो यहां से जब आप इंटर करेंगे तो इस सकरे भाग से होते हुए आप इंटर कर जाएंगे कहां पर, भूमध्य सागर में। मतलब यहां से आपकी यूरोप की सीमा है और यूरोप के साथ ही यहां पर दोस्तों जो सीमा है वो अफ्रीका महाद्वीप की सीमा स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा महाद्वीप कौन सा दिया हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप और ऊपर क्या है, यूरोप महाद्वीप। तो इन दोनों के बीच में देखो, इसको जरा और अच्छे से देखें, देखो यहां पर इसको समझें। तो इस साइड क्या है, पूरा ये यूरोप महाद्वीप दिया हुआ है और दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप की सीमा हो गई इस साइड पूरा, और यूरोप महाद्वीप के नीचे यहां पर जो पूरी सीमा है ये किस महाद्वीप की है, अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका, और इस साइड क्या होगा, यूरोप, और यूरोप का स्पेन वाला क्षेत्र यहां पर आ जाएगा। इस तरफ बात करें तो इस तरफ क्या है दोस्तों, अटलांटिक महासागर है।
क्लियर हो गया। तो इस तरफ क्या दिया हुआ है, अटलांटिक ओशियन दिया हुआ है, और इस तरफ मैंने आपको कहा कि यहां पर क्या दिया हुआ है, मेडिटेरेनियन सी दिया हुआ है, मतलब भूमध्य सागर है। तो अब आप एक तरीके से क्या करने जा रहे हैं, आप अटलांटिक महासागर से इंटर करेंगे कहां पर, भूमध्य सागर में। तो एक सक्रिय भाग से आप इंटर करेंगे। मैंने पहले भी कहा है, जब दोनों और जलीय भाग दिए हों और उन जलीय भागों के बीच में जो जोड़ने का काम करेगी उसको हम क्या कहेंगे, जल संधि। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके बीच में यहां पर क्या मिलने वाली है, एक जल संधि। इस संधि को कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट की बात करें तो अब आप बताएं जिब्राल्टर स्ट्रेट किसको किससे जोड़ेगी। तो हम कह सकते हैं जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। और इसी जिब्राल्टर महाद्वीप को दोस्तों याद होगा कि इसको भूमध्य सागर की, ये एक फैक्ट आता था कि भूमध्य सागर की कुंजी या की किसे कहा जाता है। तो जब भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमध्य सागर की कुंजी, चाबी या की किसे कहा जाता है, तो हम आंसर किसे देते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को। अब क्यों कहा जाता है उसको भी आगे समझते हैं। तो यहां पर दोस्तों क्या होता है कि जब हम भूमध्य सागर की बात करें तो भूमध्य सागर पूरी तरीके से स्थल खंडों से घिरा हुआ है। जैसे आप भूमध्य सागर में इस तरफ जाएंगे तो ये यूरोप महाद्वीप आ जाता है, यूरोप के बाद ये एशिया महाद्वीप से ये पूरा कवर होकर अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ जाता है। मतलब यहां पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां से आप यूरोप महाद्वीप है तो ये अफ्रीका, और अफ्रीका के साथ ये पूरी सीमा किसकी आ जाती है, एशिया महाद्वीप की। तो ये पूरी तरीके से यूरोप, पूरा भूमध्य सागर अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। मतलब भूमध्य सागर की सीमा यूरोप महाद्वीप को भी लगती है, अफ्रीका महाद्वीप को भी लगती है और एशिया महाद्वीप को भी जुड़ती है। तो भूमध्य सागर में इंटर करने का केवल एकमात्र रास्ता है यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि। इसलिए जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। हालांकि आज ऐसी दिक्कत नहीं है। भूमध्य सागर में यहां से इस तरफ अफ्रीका से नीचे की तरफ आप जब लाल सागर में जाते हैं तो यहां पर दोस्तों एक स्वेज नहर बना दी गई है। तो स्वेज नहर में आप भूमध्य सागर से लाल सागर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो फैक्ट है वो आपसे कई बार पूछा जाता है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हो, तो हम आंसर दे सकते हैं जिब्राल्टर जल संधि को। इसके बाद यहां पर हम इंटर कर चुके हैं कहां पर, भूमध्य सागर में। तो भूमध्य सागर के अंदर दोस्तों यहां पर आपको दो द्वीप मिलेंगे। एक द्वीप का नाम दिया हुआ यहां पर कोर्सिका और एक द्वीप का नाम क्या दिया हुआ है, सार्डिनिया। तो कोर्सिका और सार्डिनिया की बात करें तो कोर्सिका द्वीप पर किसका अधिकार है दोस्तों, फ्रांस का। तो कोर्सिका द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है और सार्डिनिया द्वीप पर किसका अधिकार है, इटली का। तो ये हालांकि पूरा भूमध्य सागर का भाग है। भूमध्य सागर में ही एक छोटा सा सागर दिया हुआ है, टायरेनियन सागर। तो भूमध्य सागर का ही छोटा भाग है यहाँ पर टायरेनियन सागर, और इसी कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में, जैसे यहां पर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको इन दोनों द्वीपों के बीच में गैप मिल जाएगा, कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में। तो इन दोनों द्वीपों के बीच में मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस तरफ हो गया आपका मेडिटेरेनियन सी और इस तरफ क्या आ गया, टायरेनियन सी। तो इन्हीं दोनों के बीच में एक जल संधि मिलती है जिसको कहा जाता है बेनीफेसियो की जल संधि। तो बेनीफेसियो जल संधि की बात करें तो बेनीफेसियो किसके बीच में है, तो हम कहेंगे फ्रांस के कोर्सिका और इटली के सार्डिनिया द्वीप के मध्य स्थित है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये भूमध्य सागर और टायरेनियन सागर के बीच में स्थित है। पूरी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं ये भूमध्य सागर को टायरेनियन सागर से जोड़ती है, फ्रांस के कोर्सिका द्वीप को इटली के सार्डिनिया द्वीप से अलग करती है। इसके बाद आप आगे देखेंगे टायरेनियन सागर से आगे जाएंगे तो टायरेनियन सागर से आप आगे जाएंगे तो टायरेनियन सागर के आगे ही यहां पर एक पेनिनसुला दिया हुआ है। ये पूरा पेनिनसुला को अगर आप देखोगे यहां पर तो इस पूरे पेनिनसुला को क्या कहा जाता है, इटली प्रायद्वीप। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, यहां पर इटली
प्रायद्वीप, और इस इटली प्रायद्वीप की बात करें तो इस पूरे इटली प्रायद्वीप के अंदर जो देश है वो है इटली, और इटली के साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा देश भी है यहाँ पर वेटिकन सिटी। तो इटली पेनिनसुला में दो देश आते हैं, इटली और इटली और यहाँ पर सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। अब यहाँ पर बात करें तो टैरेनियन सागर दिया हुआ है, और इसके नीचे आप जाएंगे, इटली के नीचे यहाँ पर दोस्तों एक देश है, छोटा सा द्वीप कह सकते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है सिसिली। तो सिसिली द्वीप से अब आप टैरेनियन सागर में, जैसे भूमध्य सागर से आप टैरेनियन सागर में आए थे बेनिफेशियो स्टेट से, अब टैरेनियन सागर से आपको कहाँ जाना है, आयोनियन सागर में जाना है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो सिसिली और इटली प्रायद्वीप के बीच से होकर गुजरेंगे, तो इन दोनों के बीच में भी यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक जलसंधि मिल जाएगी। तो इटली प्रायद्वीप और सिसिली के बीच में भी यहाँ पर जो आपको जलसंधि मिलेगी, इस जलसंधि को कहा जाता है मेसेनिया जलसंधि। तो अब आपसे पूछा जाएगा मेसेनिया जलसंधि किसके बीच में है, तो हम कहेंगे मेसेनिया जलसंधि इटली और सिसिली द्वीप के बीच में स्थित है। किसको किससे जोड़ती है, हम कहेंगे यह टैरेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है, इटली प्रायद्वीप को सिसिली द्वीप से अलग करती है। और सिसिली में दोस्तों याद रखना, सिसिली भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप भी माना जाता है। तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो कौन सा है, सिसिली, और इसी के नीचे एक देश दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर, जिसका नाम है माल्टा देश। आयोनियन सागर के बाद आप चीजें देखेंगे तो आयोनियन सागर से आप थोड़ा सा जब ऊपर की ओर जाएंगे आयोनियन सागर से, तो यहां पर दोस्तों एक सागर दिया हुआ है एड्रियाटिक सागर। तो जब एक तरफ हो गया आयोनियन सागर और एक तरफ क्या दिया है एड्रियाटिक सागर, तो इसके बीच में एक जलसंधि है जिसको कहा जाता है ओट्रेंटो जलसंधि। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा ओट्रेंटो जलसंधि किसको जोड़ती है, हम कहेंगे आयोनियन सागर को एड्रियाटिक सागर से जोड़ती है, और इटली प्रायद्वीप को, इस साइड का पूरा जो प्रायद्वीप, इसको क्या कहते हैं बाल्कन, और इस तरफ के प्रायद्वीप को क्या कहते हैं इटली। तो ओट्रेंटो जलसंधि किसको किससे जोड़ेगी, आयोनियन सागर को एड्रियाटिक सागर से जोड़ेगी, और बाल्कन प्रायद्वीप को इटली प्रायद्वीप से अलग करेगी। इसके साथ साथ आप इटली प्रायद्वीप के बारे में और याद रखना, कई बार इटली प्रायद्वीप की सीमा पूछ ली जाती है। तो इटली प्रायद्वीप की यहाँ की सीमा आप देखोगे तो हम कह सकते हैं कि इसकी पश्चिमी सीमा किसको टच करती है, टैरेनियन सागर को। इसकी यहाँ पर जो पूर्वी सीमा है वो किसको टच करती है, एड्रियाटिक सागर को, और इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो किसको टच करती है, आयोनियन सागर को। तो हम कह सकते हैं कि इटली प्रायद्वीप तीनों और समुद्र सागरों से घिरा हुआ है, जिसमें कौन कौन से सागर हैं, एक तरफ टैरेनियन सागर है, एक तरफ एड्रियाटिक सागर है, और एक तरफ कौन सा सागर है, आयोनियन सागर है। इसके बाद आप देखें तो आयोनियन सागर से यहां पर आप ग्रीस के नीचे से होकर जाएंगे तो यहां पर दोस्तों एक सागर मिलता है जिसका नाम है एजियन सागर। और इस एजियन सागर से आगे की बात करें, यहां पर कोई जलसंधि आपको याद नहीं रखना, यहां पर देखो तीन चार चीजें समझ ले। यहां पर क्या दिया हुआ है, एजियन सागर, एजियन सागर, और एजियन सागर के बाद यहां पर क्या दिया हुआ है, काला सागर। तो एजियन सागर और काला सागर के बीच में यहां पर जो सागर है इसको कहा जाता है मरमरा सागर। तो यहां पर आप अगर अच्छे से देखेंगे तो एजियन सागर का यहां पर ब्लॉकेज नहीं है, एजियन सागर का पानी मरमरा सागर से टच कर जाता है, और मरमरा सागर का पानी किससे टच करता है, काला सागर से। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं तो एजियन सागर और काला सागर के बीच में, मरमरा सागर के बीच में एक जलसंधि हो सकती है, और यहां पर मरमरा सागर और काला सागर के बीच में भी एक जलसंधि होगी। तो इन जलसंधियों के नाम क्या हैं उनको जरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करें यहां पर देखो, तो यहां पर क्या है, एजियन सागर, और यहां पर क्या है, मरमरा सागर, और ऊपर क्या दिया हुआ है, ब्लैक सागर। तो एजियन सागर से जब आप यहां से इंटर करेंगे तो इस जगह पर जो जलसंधि है उसको कहा जाता है डार्डिनल जलसंधि। तो यहां पर सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कि डार्डिनल जलसंधि किसके बीच में है, तो हम कह सकते हैं एजियन सागर और मरमरा सागर के बीच में है। जैसे आप मरमरा सागर से आप जाएंगे तो यहां पर एक जलसंधि मिलेगी जिसको कहा जाता है बॉस्पोरस जलसंधि।
तो आपसे पूछा जाएगा बॉस्फोरस जल संधि किसके बीच में, तो हम कहेंगे मरमरा सागर और काला सागर के बीच में स्थित है। तो डार्डिनल जल संधि मतलब यहाँ से एजियन सागर से, डार्डिनल से होते हुए मरमरा सागर, और मरमरा से बॉस्फोरस जल संधि से होते हुए हम कहाँ पहुंच जाएंगे, काला सागर में। तो ये 2 जल संधियां याद रखना। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट आपका बचा हुआ है, तो इस लास्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पर ये पूरा काला सागर है। काला सागर को लास्ट में एक सागरों की डिटेल में बताऊंगा कि काला सागर की सीमा कहाँ कहाँ टच करती है, तो वो सारे देश आपसे, तो काला सागर आप देखोगे ऊपर यूरोप महाद्वीप को भी टच करता है और इधर एशिया महाद्वीप को भी टच करता है। तो यूरोप के कौन कौन से देश हैं वो तो आपको सारे दिखाई दे जाएंगे, और एशिया के कौन से देश हैं जब हम एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो काला सागर की बात करें तो जैसे यहां से आप चले थे पूरा एजियन सागर से मरमरा सागर, और मरमरा सागर से पहुंच गए काला सागर, और काला सागर के ऊपर यहां पर एक सागर दिया हुआ है जिसको कहा जाता है एजोव सी, एजोव सागर। तो इसका मतलब अगर आपको काला सागर से इस सकरे रास्ते होते हुए कहां पहुंचेंगे, एजोव सागर, तो इसके बीच में भी एक जल संधि है जिसको कहा जाता है कैरिच जल संधि। तो कैरिच जल संधि दोस्तों किसके बीच में हम कह सकते हैं, काला सागर और एजोव सागर के बीच में है। तो इस तरीके से ये आपका लास्ट पॉइंट होता है। तो हमने पूरे यूरोप महाद्वीप की आउटलाइन के बारे में देखा। तो यहां से हमने दोस्तों स्टार्ट कहां से किया था, यूरोप महाद्वीप में आइसलैंड से स्टार्ट करके इसके चारों ओर की स्थिति को देखते हुए लास्ट पॉइंट आपने कहां स्टार्ट कर दिया, एजोव सागर में। और इसी एजोव सागर से ऊपर मतलब काला सागर एजोव सागर से ऊपर आप जाएंगे तो इस साइड स्टार्ट हो जाएगा आपका एशिया, और यहां पर जो जोड़ने का काम करेगा वो कौन सा हो जाएगा, यहां पर यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत यहां पर फिर से एक सीमा का निर्धारण करेगा। अब इन सारी चीजों को आपको कैसे नोट करना है उनको मैं एक बार नोट करा दे रहा हूं। देखो यहां पर सबसे पहले हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा था, आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी का नाम क्या था, रिकजाविक। कहां पर है, तो सिंपल आपको याद रखना है कि ये आर्कटिक ओशियन में स्थित है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था नॉर्वेजियन सागर, और नॉर्वेजियन सागर के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, फेरो द्वीप, फेरो आइलैंड। किसका आइलैंड है ये, डेनमार्क का। ठीक, ये पॉइंट नोट करेंगे। इसके बाद हमने स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पढ़ा। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में 2 देश थे दोस्तों, कौन कौन से, एक का नाम था नॉर्वे और दूसरा देश कौन सा यहाँ पर, स्वीडन। फिर जुटलैंड पेनिनसुला की बात की जाती है तो जुटलैंड के अंदर कौन सा देश आता है दोस्तों, डेनमार्क। इसके बाद स्कैंडिनेवियन कंट्री में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर 4 देश आते हैं, कौन कौन से, एक तो इसके अंदर आएगा आइसलैंड, आइसलैंड के बाद एक देश आएगा यहाँ पर नॉर्वे, फिर स्वीडन, और लास्ट देश कौन है यहाँ पर, डेनमार्क। तो इन 4 देशों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्री। फिर मैंने कहा था कि इसी स्कैंडिनेवियन के साथ अगर आप फिनलैंड को ऐड कर दें, तो इसी स्कैंडिनेवियन के साथ अगर फिनलैंड को ऐड कर देते हैं तो इसको कहा जाता है फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री। मतलब यहाँ पर अगर 4 देश आते हैं तो फिनो स्कैंडिनेवियन में कितने देश आएंगे, 5 देश। कौन कौन से 4 देश, तो ये रहेंगे, प्लस इसमें ऐड कौन सा हो जाएगा, फिनलैंड। तो ये सारे पॉइंट आपको बताए थे मैंने। इसके बाद अगर हम पॉइंटों की बात करें तो एक मैंने आपको पढ़ाई थी बोथिया की खाड़ी। तो बोथिया की खाड़ी किसके बीच में थी, तो यहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में कौन सी खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी। फिर मैंने पढ़ाया था फिनलैंड की खाड़ी। तो फिनलैंड की खाड़ी किसके बीच में है, तो हम कहेंगे यह खाड़ी फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है। ठीक, फिर हमने पढ़ी थी रीगा की खाड़ी। तो रीगा की खाड़ी किसके बीच में है, एस्टोनिया और लाटविया के बीच में है। क्लियर। बाल्टिक कंट्री मैंने बताया था कि बाल्टिक सागर से 3 देश जो जुड़े हुए हैं तो उनको क्या कहा जाता है, तो तीनों देश क्या हैं आपके, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया तीनों देशों को क्या कहा जाता है, यहां पर बाल्टिक देश कहा जाता है। कील नहर की बात करें तो कील नहर कहां पर है, जर्मनी में। कील नहर किसको किससे जोड़ती है, तो यहां पर जब भी हम कील नहर की बात करेंगे तो कील नहर किसको जोड़ेगी, तो कील नहर के एक तरफ मैंने बताया था कौन सा सागर है, बाल्टिक सागर है। तो हम कहेंगे ये बाल्टिक सागर को, और एक तरफ कौन सा सागर है, उत्तरी
सागर। तो कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है और बाल्टिक सागर के तट पर दोस्तों यहाँ पर एक मैंने बंदरगाह पढ़ाया था जिसको कहते हैं कील बंदरगाह, और उत्तरी सागर के तट पर मैंने आपको एक बंदरगाह पढ़ाया था जिसको कहते हैं हम्बर्ग बंदरगाह। हम्बर्ग किसके लिए फेमस है? तो ये एक बंदरगाह भी है, उसके साथ साथ ये जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और कील आपका डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करें उत्तरी सागर, और उत्तरी सागर के तटों को क्या कहा जाता है? डोगर बैंक। और डोगर बैंक किसके लिए फेमस है दोस्तों? यहाँ पर मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करें यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था लो लैंड कंट्री। तो लो लैंड कंट्री में दोस्तों 3 देश आते हैं, कौन कौन से? नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। तो तीनों देशों को क्या कहा जाता? लो लैंड। और लग्जमबर्ग याद रखना यहाँ पर कैसा है? स्थल अवरुद्ध देश है। डोवर जल संधि की बात करें तो डोवर जल संधि मैंने बताया था कि ये उत्तरी सागर को किससे जोड़ती है? इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। और अलग करने की बात करें तो डोवर जल संधि के मैंने बताया था एक तरफ यूके दिया हुआ है और एक तरफ क्या दिया हुआ है? फ्रांस। तो हम कह सकते हैं कि यूके को फ्रांस से अलग करती है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। उसके बाद हमने पढ़ा था बिस्के की खाड़ी। तो बिस्के की खाड़ी में आपको सिर्फ इतना याद रखना कि ये स्पेन और फ्रांस के बीच में स्थित है। आइबेरियन पेनिनसुला में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 देश हैं, एक का नाम क्या है? पुर्तगाल, और एक देश यहाँ पर कौन सा आता है? स्पेन। तो आइबेरियन पेनिनसुला में 2 देश आते हैं, पुर्तगाल और स्पेन। और लास्ट हमने इसमें सबसे नीचे का पॉइंट पढ़ा था जिब्राल्टर स्टेट, जिसको दोस्तों भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। भूमध्य सागर में जब आप जिब्राल्टर स्टेट कहेंगे तो हम कह सकते हैं ये किसको जोड़ती है? तो एक तरफ क्या आता है? अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? ये भूमध्य सागर से, इसलिए इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहेंगे। और दूसरा अलग करने की बात करें तो ये किसको अलग करती है? तो इसके ऊपर की साइड में क्या दोस्तों? यूरोप है, और नीचे की साइड में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अफ्रीका। तो हम कहेंगे ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। इसके बाद आप देखें तो मैंने आपको पढ़ाया था बेनिफिशियो स्टेट। तो बेनिफिशियो स्टेट कहाँ पर है? तो ये मैंने बताया था कि ये भूमध्य सागर और टाइरेनियन सागर को जोड़ती हैं और 2 द्वीपों को ये अलग करती हैं। कौन कौन से? एक द्वीप था कॉर्सिका और एक द्वीप था सार्डिनिया। तो कॉर्सिका किसका द्वीप है? फ्रांस का। और सार्डिनिया किसका द्वीप था दोस्तों? इटली का। तो हम कह सकते हैं कि ये फ्रांस के कॉर्सिका को सार्डिनिया के इटली से अलग करती हैं। और लास्ट में फिर हमने नेक्स्ट देखा था मिसिनिया जल संधि। तो मिसिनिया जल संधि किसको जोड़ रही थी? तो यहाँ पर एक तरफ था टाइरेनियन सागर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टाइरेनियन सागर। और टाइरेनियन सागर को किससे जोड़ती है? हम कहेंगे आयोनियन। तो आयोनियन सागर से ये जोड़ती है। अलग किसको करती है? तो अलग करने की हम कहें तो ये इटली प्रायद्वीप और सिसिली द्वीप। तो किसको अलग करती है? इटली प्रायद्वीप को सिसिली द्वीप से अलग करती है। और सिसिली याद रखना किसका द्वीप है? ये इटली का ही द्वीप है। और मैंने कहा था कि ये भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद 2 जल संधियां मिलती हैं आपकी ओट्रेंटो स्टेट। तो ओट्रेंटो जल संधि की हम बात करें तो ओट्रेंटो जल संधि कहां पर है? तो ओट्रेंटो जल संधि के नीचे की तरफ क्या था? आयोनियन सागर था। और आयोनियन सागर को किससे जोड़ेगी? ऊपर कौन सा था? एड्रियाटिक सागर। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगी? ओट्रेंटो जल संधि। इसके बाद डार्डिनल जल संधि की बात करें यहां पर, तो डार्डिनल जल संधि किसको किससे जोड़ती है? तो इसके तरफ एक तरफ था एजियन सागर, तो एक तरफ क्या है? एजियन सागर। तो एजियन सागर को किससे जोड़ती है? मरमरा सागर से।
और फिर मरमरा सागर से आप आगे जाते हैं तो बॉस्फोरस जल संधि किसको जोड़ती है, तो इसके एक तरफ क्या है मरमरा, और मरमरा सागर से आप कहाँ पहुँचते हैं, काला सागर में। और फिर लास्ट क्या आता, कैरिज जल संधि, तो फिर ये किसको जोड़ देगी, हम कहेंगे काला सागर को। तो काला सागर से दोस्तों आप कहाँ पहुँच जाएंगे, एजोव सागर में। तो इस तरीके से ये सारी आपकी जल संधियाँ होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यूरोप महाद्वीप की आउटलाइन कंप्लीट होती है। इस आउटलाइन के अंदर हमने सारे द्वीपों के बारे में पढ़ा, द्वीपों के साथ साथ प्रायद्वीप, जल संधियां, सागर और खाड़ियों के बारे में समझा। धन्यवाद।